बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबले में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से खुश आमदीद कहेंगे तमाम देखने वालों को। 6 जजेस के जो गिले शिकवे थे उनका मदावा अभी नहीं हुआ था। दूसरी जानब पेशावर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस साहब हैं इब्राहिम खान साहब, उन्होंने जस्टिस काजी फायज ईसा साहब को एक खत लिखा है और गिले और शिकवों की भरमार है इस खत के अंदर। उन्होंने डरते डरते सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जजेस की तैनाती है उसके अंदर मेरिट को नजरअंदाज होने और उकरबा परवीर के गालिब होने का एक बहुत ही बड़ा इल्जाम भी आयद कर दिया है। इसकी तफसीर हम आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं। मगर अगर दोनों सूरतें देखें, सड़कें हों या फिर अदालतें, यहां पर महाज राय का जो बाजार है वो बड़ा गर्म नजर आ रहा है। अपोजिशन जमातों ने भी इस वक्त ईद के फौरी बाद हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया है। पूरे पॉलिटिकल जितनी भी डिबेट है और जितने भी लीगल मामला है उसके ऊपर हम तफसील से गुफ्तगू करेंगे, मगर इसके साथ साथ पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर भी हम गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की हालिया रिपोर्ट ये कह रही है कि पाकिस्तान को 5 वर्षों के अंदर 120 अरब डॉलर की अशद जरूरत होगी। वो तो बात दुरुस्त है, मगर सवाल यह है कि ये इन हालात में मुमकिन क्या हो पाएगा? अगर नहीं तो फिर क्या नताइज बरामद होंगे? ये तफसीर हम आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं। सबसे पहले आमिर साहब, मुझे तो ऐसे लगता है कि खतूत की एक सीरीज है, पहले 6 जजेस का खत, फिर मशकूक किस्म के खतूत, उसके बाद चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट का खत। लगता है कि सारे मामला तब खतूत के जरिए होंगे। जी, ओवरऑल बड़ी पिक्चर ये है कि ये जो खत लाहौर हाई कोर्ट के, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने जो लिखे हैं, ये पाकिस्तान की तारीख का, अपनी नौयत का पहला वाक़या है। और ये खित्ते का भी, दुनिया में भी बड़ी कम नज़ीरें मिलती हैं। इंडिया में सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने उन्होंने कहा जी एक ही जज के पास जो है ना आपके चलते मैं जो है ना फिक्सिंग का जो है बेंच फिक्सिंग का हुआ था तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी। ये तो पूरा ही एक हाई कोर्ट जो है चीफ जस्टिस को निकाल के एक किस्म का फरियादी बना हुआ है। वो कह रहे हैं जी हमें धमकाए गए, हमारे रिश्तेदारों को उठाया जाता है, हमें ब्लैकमेल किया जाता है, हमारे साथ क्या कुछ नहीं हुआ। वो फरियादी भी बना हुआ है, ऐसा हुआ ही कभी नहीं है। मगर उसके बाद जो ये तलाक तो मान जाना चाहिए था, जो कि सारी चीज़ें मैं समझता हूँ रुक के जिस मुआशरे के अंदर इंसाफ ना हो और जज इतना इनसिक्योर हो तो आम आदमी का क्या बनेगा? कौन जाएगा उस जज के पास कि जनाब मेरी कोई आप रसाई करें, मुझे इंसाफ दें? वो कहे ना मैं अपने आप को नहीं दिलवा सकता। सो जो तो उम्मीद की जा रही थी कि पाकिस्तान का सारा काम रुक के तो जो इस पे आनी चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पॉलिटिकल इशराफिया, इवन अदलिया की तरफ से उस तरह की वाइब्स नहीं आ रही, वो रिएक्शन नहीं आ रहा। फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरीके से ये कमीशन बनाया गया और वो बैक एंड फोर्थ हुआ, फिर वो एक TORs बन गए, फिर तसद्दुक़ जिलानी साहब ने जो है इनकार कर दिया, फिर उसके बाद वो उनके मुतालिक गुफ्तगू जो कल सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुई, फिर एक लंबी तारीखें। मतलब मैं उम्मीद कर रहा था कि ये डे एंड नाइट अदालत बैठेगी कि इसका पहले फैसला कर लें, फिर उसके बाद फिर, क्योंकि आप देखिए इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के जजेस के ऊपर ये सवाल आ गए हैं, उन्होंने मुकदमे रोज़ के रोज़ डील करने हैं, उनका रोज़ का रोज़ मसला है, मगर उन्होंने 29 अप्रैल की तारीख दी, लंबी तारीखें डाल रहे हैं। सो ये एक रवैया समझ नहीं आ रहा। मैं चाह रहा हूँ कि हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी हसनात मलिक साहब, बहुत गहरी नज़र भी रखते हैं और बड़े दबंग किस्म की बात भी करते हैं कि आप इसको बड़े क्लोजली देखते हैं। हसनात, हमें ये समझाएं कि ये ख़ास तौर पे मैं स्टार्ट करता हूँ कि आज तसद्दुक़ जिलानी साहब का उन्होंने कल तासुर हमें दिया गया था अदालत की तरफ से कि पहले उन्होंने कहा सड़क और बड़क के प्रेशर की वजह से वो भाग गए। फिर चीफ जस्टिस साहब ने कल फरमाया कि जनाब उन्होंने इनकार किया तसद्दुक़ जिलानी ने। फिर जो है कि फिर ऑब्जर्वेशंस थी कि सोशल मीडिया पर अजीब बातें हुई, तसद्दुक़ जिलानी पर ज़ाती हमले किए गए, कौन शरीफ आदमी ऐसे माहौल में वो रहेगा, उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए। आज टोटली तसद्दुक़ जिलानी साहब ने गालिबन महर बुखारी से बात की है और वो बता रही थी कि वो कह रहे हैं कि जनाब मैंने अपनी कॉन्शियंस, अपनी ज़मीर के मुताबिक किया है, मुझे जिस किस्म के TORs के अंदर ये फंसा रहे थे इसके अंदर मैं वो रोल नहीं कर सकता था। तो ये बिल्कुल मैंने असूलों पे और मैंने अपने जो रीजंस बयान किए गए किसी प्रेशर की वजह से नहीं, मैं कोई सोशल मीडिया का वो नहीं है, मैंने सोच समझ के देख भाल के अपने लीगल
और इखलाकी कानूनी रीजंस की वजह से इनकार किया है। तो ये असनाद पहले इस पे आप ज़रा बताएं कि ये क्या हुआ। देखिए आमिर साहब, बहुत शुक्रिया आपने मदऊ किया। सबसे पहले तो ये है कि जब हुकूमत ने रब्ता किया तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब से, तो उनको यही कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आपका नाम है, और उनको ये समझ लगी कि सुप्रीम कोर्ट यानी फुल कोर्ट ने उनका नाम जो है वो तजवीज़ किया। उनकी TOR भी उन्होंने मंगवा लिए। लेकिन बाद में जब उनकी बात हुई मुख्तलिफ वकला से, और उनसे उनको पता चला कि सुप्रीम कोर्ट में तो ओपिनियन डिवाइडेड है, फिर उन्होंने मुख्तलिफ बताया जा रहा है कि कुछ जजेस से भी रब्ता किया। फिर जब उन्हें समझ आई कि ये तो फुल कोर्ट में तो ओपिनियन कुछ जजेस जो हैं वो इसके सख्त खिलाफ हैं इंक्वायरी कमीशन के, और उनको जब ये सारी सूरत हाल बताई गई फिर वो डबल माइंडेड हो गए। उसके बाद एक वकीलों का लेटर भी आ गया, 300 वकला ने लेटर लिखा कि जी इंक्वायरी कमीशन ही सुप्रीम कोर्ट सो मोटो ले। तो उसके बाद उन्होंने जिलानी साहब ने सिर्फ इनकार नहीं किया, बल्कि उन्होंने कहा कि ये इंक्वायरी कमीशन ही ठीक नहीं, लीगलिटी पे सवाल उठा दिए। तो मेरा ख्याल है कि जो चीफ जस्टिस साहब और हुकूमत और बार इस वक्त अगर आप देखें तो एक बड़ी मिसाली किस्म की कोऑर्डिनेशन है। मुझे 15 साल में इस किस्म की मैंने इस किस्म की कोऑर्डिनेशन नहीं देखी, जिसमें जो है वो कल आपने पूरी हियरिंग भी लाइव में देखी तो चीफ जस्टिस काजी फैसल जो हैं वो बड़े मोहतात नज़र आए, और मौजूदा हुकूमत के हवाले से वो बिल्कुल ओवर कॉन्शियस नज़र आते हैं। और जिस तरह अटार्नी जनरल कल आपने देखा होगा कि आर्गूमेंट नहीं, वो बल्कि ऐसा लग रहा था कि कन्वेंशन सेंटर में को खिताब कर रहे हैं, क्योंकि उनको एक पूरा कॉन्फिडेंस दिया गया था। तो इस हालात में जो चीफ जस्टिस साहब ने किया, हुकूमत और जो है वो बार, तीनों का ये एक पॉइंट ऑफ व्यू था। तो मेरा ख्याल है कि उनको पहला राउंड जो था उसमें उनको बैकफुट पे जाना पड़ा। और इस सारे मामले में अगर आप देखें नेशनल पॉलिटिक्स और एक जुडिशल पॉलिटिक्स भी है, और जुडिशल पॉलिटिक्स में जो है वो पहले एक होता था कि बंदियाल कैंप और जस्टिस काजी फैसल और उनके साथी जो उनको सपोर्ट करने वाले, जो उनको बचाने वाले, अब जो है हालात तकसीम है। अब वो जजेस जो 6 जजेस जिन्होंने लेटर लिखा, जो वो उनके हवाले से सुप्रीम कोर्ट में भी जजेस जो समझते हैं कि उन्होंने बड़ा बोल्ड स्टांस लिया और उन्होंने बड़ा तारीखी काम किया, तो वो उनकी सपोर्ट है। जैसे आपने देखा होगा कि कल जस्टिस अतर मनल्ला के रिमार्क और फिर जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह के रिमार्क वो बिल्कुल डिफरेंट थे। और जो चीफ जस्टिस और हुकूमत और बार इंक्वायरी कमीशन और उनको इस मामले की तरफ लाना चाह रही थी जिसमें स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो। कल मैं ओवरऑल बाहर से एक आम इंसान कोई हमारे जैसा बैठा हुआ है, आप तो कोर्ट रिपोर्टिंग वहाँ पे बैठे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, हमें बाहर से तासुर ये मिला। ऑफ कोर्स जो है बड़ी स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशंस आई, बड़ी तशवीश का इजहार किया गया जस्टिस अतर मनल्ला की तरफ से, मंदुक खेल साहब की तरफ से, या अफरीदी की तरफ से, मंसूर अली शाह की तरफ से, मगर जो ओवरऑल जो लुबे लबाब था उसके अंदर जो है मैंने कहा जिस तरह की लंबी तारीख देने पे भी वो एक था। फिर ये मीडिया का बहुत ज़्यादा उस पर डाल दिया गया कि एज इफ ये सारा अपनी गलती जो थी। मैं समझता हूँ ये तसद्दुक़ जिलानी साहब के अंदर अगर जो सिलेक्शन की गई थी या TOR थी या ये गवर्नमेंट को जो सौंपा गया था उसके अंदर सोशल मीडिया का कोई उसके अंदर कसूर नहीं था। तो ओवरऑल जितनी हम उम्मीद कर रहे थे इसको संजीदगी से लिया गया, उतनी संजीदगी नहीं नजर आई है। और इन ऑब्जर्वेशंस के बावजूद और फिर लंबी तारीख का देना, मुझे नहीं समझ आता कि 29 अप्रैल की डेट डाल दी है। देखें, जैसे मैंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में भी तकसीम बड़ी वाज़ेह है इस मामले में, और चीफ जस्टिस हम देखते हैं कि इस अल्दिया में उसका बड़ा रोल होता है, डोमिनेंट रोल होता है। और वो पॉलिसी ड्राइव जो भी चलनी होती है, किसी मैटर के कौन सा फिक्स होना है, कब होना है, उसमें उसका बड़ा रोल होता है। और दूसरे जजेस भी कर्टसी दिखाते हैं, गो कि वो डिसेंट भी करते हैं, लेकिन फिर अल्टीमेट चीफ जस्टिस की बात ही प्रिवेल करती है। तो ये जो कल हमने देखा कि 1 घंटा से तकरीबन चीफ जस्टिस ही मुकालमा और अटॉर्नी जनरल करते रहे, और उसके बाद जो डेट दी गई तो ये चीफ जस्टिस साहब जो है वो उनकी ये सोच थी। जो दूसरे जजेस थे वो उसको और तरह लेना चाह रहे हैं, लेकिन अभी रिटर्न आर्डर आएगा तो फिर पता चलेगा कि क्या उसमें जो किस किस्म की वो चाह रहे हैं कि हम गाइडलाइन दें।
किस तरफ इस मामले को लेके जाएं, क्योंकि पहली दफ़ा देखा है कि अमूमन चीफ जस्टिस काजी फैसा आर्डर वहीं डिक्टेट कराते हैं, आर्डर वहीं नहीं डिक्टेट कराया गया, आर्डर अभी तक जारी नहीं हुआ, कब होना है, ईद से पहले होना है, बाद में होना है, क्योंकि आर्डर आएगा तो उस आर्डर पे भी बड़ी डिबेट अभी होनी है, क्योंकि जस्टिस अतहर मिनल्लाह और जस्टिस मंसूर अली शाह, मेरा ख्याल है कि अगर इनकी पॉइंट ऑफ व्यू को ना जो है वो आर्डर में कॉर्पोरेट किया गया, ना किया गया, तो मेरा ख्याल है कि ये अपना एडिशनल नोट भी लिखेंगे। तो बड़ा वाज़ेह है इस सूरत हाल में, लेकिन जो चीफ जस्टिस काजी फैसा हैं उन्होंने जो हम देख रहे हैं वो उन्होंने कल बड़ी वाज़ेह तौर पे बताया कि हमने हुकूमत और प्राइम मिनिस्टर की रिस्पेक्ट करनी है, इम्यूनिटी भी है प्राइम मिनिस्टर और को, तो वो इस मामले पे बड़े ठंडे तरीके से लेके जाए। जो है सुप्रीम कोर्ट का हुक्म बिजा और बिल्कुल हुकूमत की इज्जत करनी चाहिए, मगर हुकूमत का जो कॉन्डक्ट है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा सवाल हैं कि डे वन से जिस तरीके से ये सारा सिद्दीक जिलानी साहब वाला जो TR बनाने वाला, और ख़ास तौर पे जो आज़म तारड़ साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसके अंदर उन्होंने इस तरह का तासुर दिया कि ये फरियादी जज जो हैं, जो कि ग्रीव्ड पार्टी हैं, जो कि विक्टिम हैं, उन्हीं को वो एक किस्म का लगा के वही कसूरवार हैं, उनके मिसकॉन्डक्ट के ऊपर सवाल कर दिया कि जनाब ये भी देखना पड़ेगा कि ये मिसकॉन्डक्ट है या नहीं है। फिर टाइमिंग के ऊपर जिस तरह साजिश का एलिमेंट है वही 1 साल से चल रहा है। फिर उसके बाद कि अगर ये साबित ना इल्ज़ामात हो सके तो फिर क्या करना होगा। और आज जो शहबाज शरीफ ने कहा जी अब जाने सुप्रीम कोर्ट जाने, उनका काम जाने, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं। तो गवर्नमेंट ने बहरहाल गवर्नमेंट ऑफ द डे है, उनका इससे वो अपनी जान नहीं छुड़ा सकते, उनका कोई रवैया, जज साहब उनको बहुत ज़्यादा एहतराम दे रहे हैं और बहुत ड्यू, मैं कहता हूँ अनड्यू बल्कि ओवरली ड्यू जो है रेफरेंस उनके लिए एक इज्जत अफजाई हो रही है, पर उनका कॉन्डक्ट के ऊपर बड़े सवाल हैं। जी बिल्कुल, ये बड़ी वैसे हैरानगी है कि इस किस्म के सीरियस एलिगेशन हैं। और आपने देखा होगा कि 90s में एक हुकूमत चली गई थी सिर्फ जजेस के फ़ोन टैपिंग में, एक उन पे चार्ज था। तो देखा जाए तो इस मामले में हुकूमत बड़ी रिलैक्स है। जब ये मामला आता है तो चीफ जस्टिस जो हैं वो लॉ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल से मुलाकात पहले करते हैं, फुल कोर्ट में बात करते हैं फुल कोर्ट जजेस के साथ, फिर वो ख्वाहिश का इजहार करते हैं कि मैंने प्राइम मिनिस्टर से मिलना है, प्राइम मिनिस्टर से बात होती है, फिर जो है वही मैं बता रहा हूँ कि जो इस वक्त कोऑर्डिनेशन है, जिस तरीके से एक पेज नज़र आ रहा है सारी सुप्रीम कोर्ट का तो नहीं कम अज़ कम, लेकिन चीफ जस्टिस और बार इंडिपेंडेंट ग्रुप जो इस वक्त प्रो गवर्नमेंट ग्रुप है वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार काउंसिल में मेजॉरिटी में है, प्रोफेशनल ग्रुप जो है वो मिनॉरिटी में है। और बड़ा वाज़ेह तौर पर चीफ जस्टिस काजी फैसा भी जो है वो उन्होंने भी कल ये नहीं देखा कि मैं दोनों ग्रुपों को जो है वो इस मामले में लाऊं, ऑन बोर्ड करूँ। उन्होंने कहा जी सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार काउंसिल को हम सुनेंगे, इसमें जो लोग इस वक्त जो है वो प्रेसिडेंट हैं हम उनकी बात सुनेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम देख रहे हैं 5-6 महीने से चल रही हैं। ये क्यों चल रही हैं इसमें अब रीज़न नहीं समझ आ रही। या तो वो समझते हैं जिस तरह 2-3 फैसलों में उन्होंने कहा कि 9 मई के हवाले से उनका व्यू भी वही है जो हमारे मुख्तलिफ इदारों का और हुकूमत का है। चीफ जस्टिस काजी फैसा उस मामले में बड़े उनका जो व्यू है बड़ा स्ट्रांग है। और इसी तरह आप देखें जो मौजूदा हालात में जो कुछ हो रहा है उस हवाले से भी अगर आप 6 महीने में कोई खातिर खा किसी किस्म का भी रिलीफ एक बड़ी पार्टी को नहीं मिला और हुकूमत हर मामले में जो है वो सुरखरू हुई है। तो अब देखना है कि क्या जो दूसरे जजेस इंडिविजुअल सुप्रीम कोर्ट में क्या वो प्रिवेल करते हैं या चीफ जस्टिस काजी फैसा उनकी सोच जो है वो प्रिवेल करती है या दरमियानी रास्ता निकाला जाता है। बज़ाहिर ये लगा है कि ये जो सो मोटो था ये जो है वो चीफ जस्टिस काजी फैसा की कल बातों से भी लगा कि वो तो चाहते थे इंक्वायरी कमीशन और उसी को ही जस्टिफाई करते रहे, लेकिन फिर भी सो मोटो लेना पड़ा। जिलानी साहब को तो वो कहते हैं कि वो प्रेशर में आ गए, तो फिर सुप्रीम कोर्ट को किसने कहा कि वो सो मोटो ले ना लेते, इंक्वायरी कमीशन चलता रहता। बज़ाहिर ये लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी बड़ी तकसीम है, हाई कोर्ट में बड़ा तज़ब्ज़ुब है। आपसे बात से जो मैं अखज़ कर रहा हूँ
कि ये मामला सिर्फ कानूनी आईनी इतना नहीं है, इसका डायरेक्टली सियासत से ताल्लुक़ है कि बहरहाल ये हुकूमत भी ये जो तासुर दे रही थी, जो अदम तारड़ साहब ने ये फरमाया मिसकॉन्डक्ट और साजिश के टाइमिंग के ऊपर, तो वही कि ये एक पार्टी को रिलीफ देने या ना देने की तरफ से है, जबकि ये भी एक हकीकत है कि ये जो केसेस थे जहाँ से ये प्रेशर आना शुरू हुआ वो भी उसी पार्टी से रिलेटेड थे। सो अब इसके अंदर सवाल ये आ जाता है कि ये आइन का, जजेस की सिक्योरिटी का, कानून का मसला भी हल करना है और सियासत भी बाहर रखनी है, रखी जा सकती है। देखिए, इसमें तो बड़ा वाज़ेह है कि ये जो अगर 5 जजेस की बात इंडोर्स होती है, जो हो रही है, 7 जजेस ही कर लें, क्योंकि वो जो पहला खत जो था उसके अंदर 5 ने खत लिखा हुआ है, 2 ने इंडोर्स किया हुआ, तकरीबन सारे जज आ गए। बिल्कुल, मियां गुल हसन साहब भी थे। अब ये है कि अगर ये चीज़ होती है, एंडोर्समेंट मिलती है, तो अल्टीमेट फ़ायदा तो पीटीआई को होना है, नुकसान जो है हुकूमत को होना है। तो ये भी बड़ा मामला है। इसी वजह से जो है कुछ जजेस कह रहे हैं कि जो बेनिफिशरी हैं, इन जजेस का ये एक क्लेम है कि जी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग या इस मामले पे हम पे दबाव था, तो उसका बेनिफिशरी जो है मौजूदा हुकूमत है, उस पे बार बार उस हुकूमत को ही मामला भेजना, ये किस तरह ये मामला ठीक होगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो चीफ जस्टिस साहब हैं वो उनकी सोच ज़रा डिफरेंट है। वो समझते हैं कि हमें इदारों को रिस्पेक्ट देनी है, एग्जीक्यूटिव को रिस्पेक्ट देनी है, पार्लियामेंट को रिस्पेक्ट देनी है। तो वो बजाय तो यही लग रहा है, लेकिन हम देखते हैं कि क्या जिस तरह कल बात हुई ह्यूमन राइट, सिविल लिबर्टीज, उन मामलात पे क्या होना है, तो वो उस हवाले से अभी तक वो तो हम देख रहे हैं कि उन्होंने जुडिशियल रिस्ट्रेन रखी हुई है, लेकिन दूसरे जजेस गाए बगाए जब भी मौका मिल रहा है वो बात कर रहे हैं। अच्छा, अभी माजरत के साथ मैं अभी हसनात आपको रोकूंगी। साबिक वफाकी वजीर मोहम्मद अली दुरानी साहब ने भी ज्वाइन किया, उनको भी वेलकम करते। बहुत शुक्रिया दुरानी साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी आमिर साहब। जी दुरानी साहब, आई एम श्योर आप हमारी बात और असनाद की बात सुन रहे थे, तो ये जो इतना लिंक्ड है ये सारा मामला, और जो है आपको अगर याद पड़ता है कि पाकिस्तान की तारीख में कोई इस तरह का पहले वाक़या हुआ है कि जजेस लग रहे हैं, ये कोई बेचारे लग रहे हैं और उनका कोई सुन नहीं रहा, उसके ऊपर सियासत हो रही है। क्या स्टेट ऑफ अफेयर्स पे क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमिर साहब, वो एक छोटे से में कहानी पढ़ा करते थे कि जी वो फैसला किया कि जी बिल्ली के गले में घंटी डालें, तो तय हुआ कि घंटी कौन डालेगा तो मसला हल नहीं हुआ, ठीक है ना। अब जो इस वक्त मामलात चल रहे हैं वो हकीकत में ऐसे ही नौयत के हैं कि वो लोग जो कुछ करना चाह रहे हैं, जो कुछ कहना चाह रहे हैं, वो कर नहीं पा रहे, और उनके अंदर वो अपने अंदर उतनी ताकत महसूस नहीं करते, या उन पे प्रेशर इस किस्म के आ जाते हैं कि वो फिर जो है इकट्ठे होते हैं, फिर दूर हो जाते हैं। तो इस वक्त की सिचुएशन तो यही है कि इदारे जो हैं वो अपने अंदर से कमज़ोर हैं, और ताकत का जो मंबा है वो, चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन तो है नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन को तो मंबा किसी ने नहीं बनाया, सबसे पहले सियासतदानों ने बनाना होता है, उन्होंने नहीं बनाया, फिर अदलिया ने बनाना होता है, उन्होंने नहीं बनाया, फिर उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ने बनाना होता है, उन्होंने नहीं बनाया। तो फिर अगर आप आइन को ताकत का मंबा ना बनाएं तो उसके बाद फिर यही होता है, फिर ताकत ही ताकत का मंबा बन जाती है। तो फिर जब ताकत से लड़ना होता है तो ताकत से लड़ने के लिए तो फिर कोई चीज बाकी नहीं बचती। इस वक्त यही हाल है कि इस वक्त जजेस हो या इंतजामिया हो या हुकूमत हो, उनमें से कोई भी इस पोजीशन में नहीं है कि वो ताकत के साथ कन्फ्रंट कर सके। और ऐसी सिचुएशन में जो सूरत हाल बनती है वो फिर यही होती है कि आप इधर से वक्त पास करते हैं, उधर से वक्त पास करते हैं, एंड रिजल्ट तो वही है जो है। मतलब तो मैं ये समझता हूँ कि इस सिचुएशन का हल जो है वो सिर्फ और सिर्फ सियासी लीडरशिप के पास है। अगर सियासी लीडरशिप ये चाहती है आइन की जो निगहबानी है और इदारा जाती जो अख्तियार है उसको इस्टेब्लिश करना, अगर किसी की जिम्मेदारी है
तो वो इलेक्टेड पॉलिटिशियंस की है, वो पार्लियामेंट की है और वो पार्लियामेंट ही उसको कर सकती है। लेकिन इवन जज का अख्तियार भी जो होता है वो भी पार्लियामेंट ने उसको दिलवाना होता है और बाकी इदारों को का हक और उनकी हदूद का तयन जो है वो भी पार्लियामेंट ने करना होता है। अगर पार्लियामेंट खुद ही 45 और 47 के दरमियान फंसी हुई मौलिक पार्लियामेंट हो तो वो पार्लियामेंट कैसे अपनी अथॉरिटी को एक्सरसाइज करेगी। इसलिए मैं बहुत ही सादा अल्फाज में लेकिन बड़ी वजाहत से ये मैं कहना चाहता हूँ कि इस वक्त की सूरत हाल का हल वो तो सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास है और पार्लियामेंट की एकता के पास है। पार्लियामेंट से दुरानी साहब वहाँ से जिस किस्म की जिन हालात में ये पार्लियामेंट बनी है और जो वहाँ पे हालात हैं वहाँ कोई संजीदा बात तो बड़ी दूर की बात है। सो ये उम्मीद तो नज़र नहीं आती है। मैं क्योंकि चाहूँगा कि इसनाद से एक और बड़ा इशू, क्योंकि ये जजेस की तैनाती के हवाले से हमने देखा 1-2 साल ये जो लड़ाइयाँ रही उसकी वजह से बड़े बड़े फैसले रुक गए, आइन की पामाली हुई, क्योंकि ये लड़ाई हम समझ रहे थे ये ख़त्म हो गया है। तो अभी आज की लेटेस्ट ये है कि हसनात को ख़ास तौर पे इसलिए भी हम तकलीफ दे रहे हैं कि हसनात ने ये स्टोरी भी की हुई है कि चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट इब्राहिम खान साहब ने जस्टिस फाइज ईसा साहब को एक ख़त लिखा है अपनी तैनाती सुप्रीम कोर्ट के हवाले से। मैं चाहूँगा हसनात खुद ही उसकी तफसील बता सके। पहले देखिए, ये पेशावर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं ये रिटायर होने जा रहे हैं, तकरीबन 1.5 हफ्ता इनका रह गया। इन्होंने शिकवा किया है चीफ जस्टिस काजी फैसला से और उनका ये शिकवा है कि जी सुप्रीम कोर्ट में 4 असामियाँ खाली थीं, आपने एक सीट फिल की और जस्टिस नईम अफगान जो जिनका तल्लुक़ आपके सूबे यानी सूबा बलूचिस्तान से है उनको तकर्रर किया। और वो कहते हैं कि बलूचिस्तान एक छोटा सूबा, वहाँ से 3 जजेस की अपॉइंटमेंट हो चुकी हैं। केपी हमसे वो बड़ा सूबा है, अब तो फाटा भी मिल गया है, उसके 2 जजेस इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में हैं। तो कम अज़ कम आपको मेरा नाम जुडिशल कमीशन के लिए इनिशिएट करना चाहिए था जुडिशल कमीशन में। अगर वो अप्रूव होता ठीक ना होता मुझे कोई ऑब्जेक्शन, लेकिन आप नाम इनिशिएट करना चाहिए था। ये बात उन्होंने की। फिर उनका ये भी था कि जी मेरी तो कोई लॉबिंग नहीं है, यहाँ तो लॉबिंग चलती है और मैं लेजिटिमेट एक्सपेक्टेंसी उनकी बात की। उन्होंने कहा कि मैं सोच रहा था कि मैं सेकंड सीनियर मोस्ट जज हूँ, चीफ जस्टिस हूँ, तो मुझे कंसिडर किया जाएगा। तो ये उन्होंने काफ़ी बातें की। एक जो उनके इस खत के ऊपर सोशल मीडिया में वेरियस रिएक्शन आए, सीनियर वकील हैं सलाउद्दीन साहब, उनका मैं देख रहा था ट्वीट जो है आपकी ट्वीट के जवाब में उन्होंने जिसमें आपने स्टोरी को कोट किया हुआ था, उन्होंने ये पॉइंट आउट किया है कि जी वो ठीक है 10 दिन के अंदर वो रिटायर हो रहे हैं और अपसेट हैं, मगर इस वक्त जो है लाहौर हाई कोर्ट में उनसे 17 जज जो है उनसे सीनियर हैं, सिंध हाई कोर्ट में 13 उनसे सीनियर हैं और 3 जज जो है बलूचिस्तान और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनसे सीनियर भी मौजूद हैं। उनकी स्टोरी अपनी जगह, मगर ये सीनियर हजरात भी पड़े हुए हैं, क्योंकि सीनियरिटी का हमारे यहाँ एक फार्मूले का इशू एक रहता है। क्या कहेंगे? देखिए, इस मामले में तो है एक अभी तक रूल्स कमेटी ने प्रपोजल दी हैं, लेकिन 2 महीने से जुडिशल कमीशन का इजलास भी नहीं बुलाया जा रहा। उसमें यह बड़ा वाज़ेह है कि सुप्रीम कोर्ट की हर वैकेंसी के लिए 3 नाम चीफ जस्टिस भेजेगा। ये बात है कि कम अज़ कम 4-5 नाम जाने चाहिए, फिर 9 मेंबरान जो जुडिशल कमीशन के वो एक जो समझें वो उसको करना चाहिए। चीफ जस्टिस जब एक ही नाम इनिशिएट करेगा तो बड़ा वो ठीक नहीं। माजी में चीफ जस्टिस काजी फैसला खुद बहुत ज़्यादा तनकीद करते रहे जजेस की अपॉइंटमेंट के तरीक़ाकार पे, लेकिन मैं दूसरी तरफ ये भी समझता हूँ कि ये जजी के हवाले से खुद अपने आप को कहना कि जी मुझे कंसिडर नहीं किया, ये भी कोई मुनासिब नहीं है। बेहतर होता कि उनकी तरफ से केपी बार की तरफ से, ये पेशावर हाई कोर्ट बार है, उनकी तरफ से कोई बात आती, स्टेटमेंट आती, तो हम ये देख रहे हैं कि बार उनकी खामोश है। तो ये भी बड़ा एक हम देख रहे हैं। लेकिन जो इस वक्त जो मौजूदा एक सूरत हाल बनी है उसमें ये 2 चीज़ें आई हैं कि उनको पीटीआई तो इस बात पे है कि जी क्यों नहीं उनको लेके जाया जा रहा, कि वजह यह है कि वो बहुत ज़्यादा उन्होंने बेल ग्रांट की है पीटीआई के लोगों को। दूसरी तरफ से नून लीग के जो सपोर्टर हैं
वो इस चीज़ को उनको तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि जी आप तो फैसिलिटेट करते रहे एक जमात को। हालांकि मैं समझता हूं कि पेशावर हाई कोर्ट में जो मेरी बात हुई है वो हर जज उसकी एक ही सोच है, जब इस किस्म के अबूरी रिलीफ के लिए कोई भी जाएगा दुरानी साहब, एक तरफ तो ये बिल्कुल मैंने कहा जुडिशरी से रिलेटेड मामला जो हैं कि आपके इस्लामाबाद का कब देखें पूरा हाई कोर्ट जो है उसके तमाम जजेस जो हैं उनका फैसला भी नहीं हो रहा और वो कोई इधर गेंद फेंक देता है, कोई इधर गेंद फेंक दे रहा है और इस वक्त भी वो मुकदमात सुन रहे हैं, वो बहरहाल वो चल रहा है। तो वो जो साहिल की सिचुएशन, दिमागी स्टेट ऑफ माइंड सोचें जो उन जजेस के पास लेके जा रहा है, जो कि खुद इतने कमज़ोर नज़र आ रहे हैं, लाचार नज़र आ रहे हैं, बेबस नज़र आ रहे हैं। दूसरी तरफ जो इस्लामाबाद की ग्रेप फाइन जो कहते हैं ना, वो गुलाम गर्दिशों में जो कहानियाँ चल रही हैं कि जी टेन्योर जॉब कर दी जाए चीफ जस्टिस की, तो ये ऐसे हालात में उसके लिए आईनी तरमीम करना या इस तरह की तजवीज़ का क्या कहेंगे? देखिए जनाब, बात तो मैंने तो इसीलिए बहुत सादगी से मिसाल डाल दी थी, घंटी डालने वाली। अब बहरहाल ये एक हकीकत है और हमारे जितने भी फैसले होते हैं वो हमेशा वक्त गुजरने के बाद आते हैं। भुट्टो साहब का फैसला जो है 40 साल बाद हम कर देते हैं, ये बताए बगैर कि मुल्जिम का क्या होगा। इसी तरीके से जब सिंध में जब मुशर्रफ साहब अटके तो उनके बारे में भी एक हाई कोर्ट से फैसला आ गया। आज भी ऐसे ही होता है कि जो पावर में नहीं होता, जिसके पास ताकत नहीं होती, उसके बारे में अदालतें भी फैसले कर देती हैं और हम भी बैठ के बड़े बड़े उसको ऊपर जो है बहादुरी के मुजाहरे शुरू कर देती है। लेकिन जब तक ताकत होती है उस वक्त गुस्से की समझ की जो मिसाल मैं अक्सर दिया करता हूँ, ताकतवर पे आता नहीं है और कमजोर से उतरता नहीं है। तो गरीब से तो गुस्सा उतर नहीं रहा और ताकतवर पे गुस्सा चढ़ नहीं रहा। इसलिए उछल कूद करने का अगर कोई फायदा हो सकता है तो जरूर करनी चाहिए। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि असल रोयन जरूर होती है जब आप बार बार एक चीज को उठाते हैं और उसके पीछे भी कोई ना कोई मैथड होता है। मुशर्रफ साहब के खिलाफ जब लीगल ये मूवमेंट चली थी, जजिस की और वकला की तहरीक चली थी, उसके नीचे पीछे डेफिनेटली कोई ताकत थी और बाद में पता भी चला कि ताकत थी और उस ताकत के होने की वजह से उस तहरीक ने एक रुख भी पकड़ा, वो भी हमने देखा और वो रुख भी वही पकड़ा जो पकड़वाना मकसूद था। इस वक्त जो भी इस मुल्क के अंदर हो रहा है, मैं आज पे क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम है, मैं आपकी मौजूदगी का फायदा उठाना चाहूंगा कि आप शुरू से इलेक्शन के पहले से कह रहे थे कि यार खुदा के लिए आप इकट्ठे मिलके कोई फाहम और तफहीम का तरीका निकाल लें और कुछ रूल्स ऑफ द गेम जो है ना वो तय कर लें। पर यहाँ एक तरफ इकोनॉमी के बड़े सीरियस मसाइल हैं, हम अगला सेगमेंट पूरा इसी के ऊपर कर रहे हैं, मगर यहाँ वो लड़ाई मारकटाई जो है इदारों के दरमियान, सियासी पार्टियों के दरमियान ख़त्म नहीं हो रही। अब ये ईद के बाद जो है उन्होंने अपनी जलसे जुलूसों का सिलसिले का ऐलान कर दिया है, एक ग्रैंड अलायंस बन गई है। तो ग्रैंड अलायंस में बेसिकली जो है वो PTI है, साथ में उन्होंने वैसे MWM और जो है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी और जो है BNP मेंगल। अब ये इम्पोर्टेंट है कि ये कोयटा में 14 तारीख को ये जो है ना होने जा रहा है और सुबह बलूचिस्तान वहाँ पहले ही दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं और वो हसास सूबा है और ये दोनों नेशनलिस्ट पार्टियां भी इसके अंदर शामिल हैं। तो किधर जा रहे हैं हालात? देखें मेरे साहब, जहाँ तक इस सारी जो इस वक्त की मूवमेंट चल रही है, इसके लिए दो एरियाज जो हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है, एक KPK का है और एक बलूचिस्तान का है। और मैं समझता हूँ कि इन दोनों इलाकों में होने वाली दहशतगर्दी जो है वो तमाम कुव्वतों से, हुकूमत से, इस्टेब्लिशमेंट से ये डिमांड करेगी कि यहाँ से उठने वाले इश्यूज जो हैं उनको रिजॉल्व किया जाए। और आपको पता होगा कि इलेक्शन जब कैंपेन हो रही, जब इलेक्शन के रिजल्ट्स आ रहे थे, उस वक्त भी मैंने एक बात कही थी जिसको आपने भी समझा था कि जब अवाम जो है वो किसी
किसी के साथ होती है तो बड़े से बड़े इदारे को भी उस फैक्टर को अकोमोडेट करना पड़ता है। तो मैं आज भी ये इशारा हुकूमत को और इस वक्त जो हुकूमत में बैठे हुए लोग हैं, और मैंने गुफ्तगू भी यहीं से शुरू की, उन्हें भी देना चाह रहा हूँ कि इस वक्त अवाम के मूड को समझते हुए सियासतदानों के पास थोड़ी सी फिर स्पेस मौजूद है कि ये आपस में रेकनसाइल करके हालात को सेटल करने के लिए कोई रूल्स ऑफ द गेम बना लें, पार्लियामेंट के अंदर बैठ के बना लें, बाहर बैठ के बना लें, मेल मुलाकात करके बना लें, वरना हालात जो आज हैं ऐसे नहीं रहेंगे। इसकी वजह आप एक कहेंगे, मैं दूसरी कहूंगा, लेकिन मुल्क ये बता रहा है, हालात ये बता रहे हैं कि ये हालात इसी तरह नहीं चल सकेंगे। और इसमें जब तब्दीली आती है, वो तब्दीली सबसे आखिर में उसको समझ आती है जो पावर में बैठा होता है। पावर में आप चूंकि इस्लामाबाद के बासी हैं, क्विकली एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, मैं उसे बड़ी डेवलपमेंट समझता हूँ कि पाकिस्तान को कहने के तो बड़ी जमहूरी पार्टीज हैं, पर मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा अगर अपने किसी का कॉन्डक्ट जमहूरी है तो जमात इस्लामी है, और उनके यहाँ बाकायदी से सही तरीके का इलेक्शन होता है। और हाफिज नईमुर रहमान साहब को उन्होंने 5 साल के लिए अपना अमीर इलेक्ट कर लिया है। ये मुनव्वर साहब से सिलसिला शुरू हुआ था कि ट्रांजिशन आई थी कि सीनियर हजरात की बजाय जो जमीयत के काडर से गए थे वो अमीर बनना शुरू हो गए, सिराजुल हक भी आए। तो इसको कैसे आप देखेंगे, इनके बनने का जमात इस्लामी के लिए, ओवरऑल सियासत के लिए क्या खुशाइन क्या है? देखें, इसमें जब सिराजुल हक साहब अमीर बने थे तो उस वक्त उनको अमीर बनाने वालों का जो बेसिक एक वो था, जिसे कहते हैं डिजाइन या डिजायर थी, या उनका जो इनिशिएटिव था उसके पीछे, या मार्केटिंग थी, अब तो पॉलिटिकल वहाँ भी प्रोसेस है ना, वो तो ये था कि सिराजुल हक साहब ने KPK में पॉलिटिकली जमात इस्लामी को आगे इलेक्टेबल बनाया है, तो वो इसमें एक मजीद रोल प्ले करेंगे। लेकिन हुआ यही कि वो इस अरसे में उस तरीके से अपनी पार्टी के जज्बात और एहसासात की नुमाइंदगी नहीं कर सके। इसलिए एक बार आप देखें, उस पार्टी के बारे में आप हजार हक बात करें, खिलाफ करें, लेकिन एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है और कोई खानदानी मरूसियत वहां नहीं है। इस वक्त जो नाम आए थे, उन नामों में मेरा ख्याल यह है कि उन्होंने बेस्ट ऑफ द लॉट को सिलेक्ट कर लिए। अब वो अपने गिवन लिमिटेशंस के अंदर बहुत अच्छा है। सिराजुल हक साहब ने जो भी है KP के अंदर बड़ी प्रेजेंस होती थी, बल्कि कम हो गई है, और कराची में डिलीवर किया है, लोकल बॉडीज के इलेक्शन में भी, ये पिछले इलेक्शन के अंदर भी, तो एक समझ आती है बड़ी। मैं क्विकली लास्ट वर्ड चाहूँगा असनाद से कि असनाद काफ़ी सारे मुकदमात चल रहे हैं, तो एक ये PTI वालों को थोड़ा सा ये पता नहीं खुशफहमी है या गलत फहमी है कि कोई विंड्स ऑफ चेंज वो देख रहे हैं कि अब कुछ मुकदमात में उनको रिलीफ मिल रहा है, शुरू हुआ है, तो वो समझ रहे हैं कि विंड्स ऑफ चेंज हैं। कोई आप देखते हैं विंड्स ऑफ चेंज? देखें, इंडिविजुअली तो जजेस मेरा ख्याल है कि इस बात पे वो इंटरनली डिबेट हो रही है कि जो है वो क्यों नहीं हमें ज़मानतें हम क्यों नहीं दे रहे। 9 मई में कुछ ख़वातीन जो पाबंद सलासिल हैं, लाहौर हाई कोर्ट में, फुल कोर्ट में एक जज ने इस पे बात की, वहाँ भी जजेस हम देख रहे हैं कि अब जो केसेस लग रहे हैं वो मुख्तलिफ जजेस के पास लग रहे हैं और वहाँ से चीज़ें मुख्तलिफ जा रही हैं। आज जैसे जो है वो रिकाउंटिंग के एक मामले में स्टे हो गया कि नहीं, ये कैसे हो रहा है कि जी जो बंदे जीत रहे हैं उनको फिर हराने के लिए रिकाउंटिंग इलेक्शन कमीशन कैसे कर रहा है। इसी तरह हम देख रहे हैं कि और भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तब्दीली आपने देखी, लेकिन मसला ये है कि जो चीफ जस्टिस साहबान होते हैं वो बड़े मैटर करते हैं। तो देखना होगा कि मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चीफ जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं वो क्या उनकी सोच में कितनी तब्दीली लाई होती है। मेरा ख्याल है कि फ़िलहाल तो कोई हमें नहीं लग रहा कि कोई किसी किस्म की कोई ऐसी बड़ा कोई रिलीफ उन्हें मिले। हल्का फुल्के रिलीफ मिलेंगे लेकिन एज सच नहीं जिससे कोई जो पावरफुल सर्कल हैं उनके लिए परेशानी हो, ऐसा कोई नहीं लग रहा। लेकिन ये जो 6 जजेस ने लेटर लिखा है इसका भी डेफिनेटली इम्पैक्ट पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, मोहम्मद अली दुरानी साहब आपका भी, इंशाल्लाह आपको तकलीफ देते रहेंगे। अभी एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक
ब्रेक के बाद एक बार फिर से तमाम देखने वालों को खुशामदीद कहेंगे। इस वक्त हम पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर गुफ्तगू करने जा रहे हैं। हालात कुछ ज़्यादा साजगार नहीं है और रोज़ाना हम बैठ के यही बुरी खबर आप लोगों के सामने रखते हैं। अब हम आपके सामने एक और भी सूरत हाल रख रहे हैं, वो है कि पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकनॉमिक्स जो अपनी हालिया रिपोर्ट उन्होंने पब्लिश की है, उसमें जितनी बड़ी तादाद में जितने मोटे डॉलर के हवाले से वो बता रहे हैं कि आइंदा 5 सालों में पाकिस्तान को इसकी ज़रूरत होगी, तो ये सारा कुछ मुमकिन है, कैसे हो पाएगा, कैसे पूरा किया जाएगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ माहिर मुआशियात नदीमुल हक साहब भी हैं, जो कि हुकूमती थिंक टैंक के सरबराह है पाइट के। बहुत शुक्रिया सर, थैंक्स सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। ओवर टू यू आमिर साहब। जी, ये नदीमुल हक साहब से पूछेंगे और मैं क्विकली ज़रा स्पीड के अंदर बता दूं कि इन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा क्या है। ये बुनियादी तौर पे ये कह रहे हैं कि अगले 3 साल में हमें 72 बिलियन डॉलर चाहिए हैं अपने डेट सर्विसिंग के लिए, और उन्होंने कहा जनाब ये पॉसिबल नहीं है कि इसके साथ सस्टेनेबल ये सिचुएशन नहीं है बिल्कुल भी, और हमारे जो रिजर्व्स हैं वो 8 बिलियन डॉलर के हैं, और जो हमें इंटरेस्ट पेमेंट है वो 8.5 ट्रिलियन रुपीज़ ये हमें देनी होती है। और इसमें सूरत हाल ये है कि हमारी सिचुएशन इतनी दगरगू है कि हमारे जो फॉरेन रिजर्व्स के मुकाबले में जो हमारी एक्सटर्नल फाइनेंसिंग है वो 171% जो है वो बढ़ चुकी है, और पाकिस्तान को फिलहाल एक टिका मिल जाता है रिलीफ का कि 12 बिलियन डॉलर के करीब जो है ना वो रोल ओवर कर देते हैं सऊदी अरेबिया, चीन और यूएई जैसे तरस खा के पाकिस्तान के ऊपर। मगर अगर हमें सस्टेनेबल ये करना है कि अपनी ये डेट पेमेंट भी करनी है और दिवालिया नहीं होना, तो हमें 7 से 8% के करीब जो है ग्रोथ चाहिए, और इन्वेस्टमेंट जो कि 28% के करीब हमें लानी पड़ेगी। ये किस्म का नाकाबिले रसूल नज़र आता है जिस तरह की पॉलिसी चल रही है उसके अंदर। याद रहे कि वर्ल्ड बैंक ने हाल ही में जो हमें फोरकास्ट दी हैं उन्होंने कहा जी इस साल आपकी 1.8% जो है ग्रोथ है, और अगले साल 2.3 होगी, और उससे शायद 2.7 से आगे नहीं जा सके। तो नदीमुल हक साहब ने जो सोल्यूशन जो उसके लिए कहा है, उन्होंने कहा जनाब ये जो मौजूदा जिस तरीके से आप बजट बना रहे हैं, पॉलिसी बना रहे हैं ना, आपको कोई आउट ऑफ द बॉक्स काम करना पड़ेगा, इससे ये इस गाय में से और दूध नहीं निकलता। और वो क्या होने चाहिए, उन्होंने कहा जी आप जो है अपनी जो है ना एक तो एक्सपोर्ट्स के ऊपर आप खौफनाक किस्म का अपना एम्फसाइज करें। उन्होंने कहा जी आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं, बहुत ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी, इन्वेस्टमेंट भी लानी पड़ेगी, और जो है ये जो लिस्टेड कॉरपोरेट्स हैं इनको ग्रो करना पड़ेगा, और डोमेस्टिक मार्केट बनानी पड़ेगी। नदीमुल हक साहब, ये जो आपने प्रॉब्लम भी आइडेंटिफाई कर दी, इसका भी सुनते रहते हैं, सोल्यूशन भी बनाए, ये भी सुनते रहते हैं। सवाल तो ये आ जाता है कि कौन करेगा, कैसे करेगा, और करेक्ट भी अगर मैंने कोई आपकी अक्कासी गलत की हो आपके फरमूदात की। नहीं आमिर साहब, आपने बड़ी सक्सेंटली बड़ी केयरफुली सब कुछ बयान कर दिया है। बात आमिर साहब बड़ी मोटी है कि आप और मैं, मीडिया वाले, हम लोग जो इकोनॉमिस्ट हैं, हमारे हुक्मरान, हमारे लोग क्या चाहते हैं। हमें एक सोच के निज़ाम से निकलना, हमारी सोच है, हम सोवियत यूनियन चाहते हैं, कीमतें कंट्रोल करना चाहते हैं, किसी को बड़ा नहीं होने देना चाहते, काम नहीं करना चाहते। हमें बोने फर्म्स, हमारी कंपनियां बोनी है आमिर साहब। इंडिया की कंपनी 2-2, 3-3, 400 बिलियन डॉलर की, हमारी तो एक कंपनी भी 2 बिलियन डॉलर से ऊपर। अंबानी साहब की जाती दौलत जो है पाकिस्तान के जीडीपी के बराबर है। बिल्कुल, टाटा आपके जीडीपी से ज्यादा है। तो खुदा के वास्ते हमारी कंपनी को ग्रो करने ना दे। सबको डरा के रखा हो, कोई इन्वेस्ट नहीं करता। जनाब सुप्रीम कोर्ट में केस दिया, वो डीम्ड इनकम क्या चीज होती है मुझे समझ ही नहीं आती। क्यों हम टैक्स लोगों के पीछे पड़े हुए हैं देने के लिए, क्यों हम लोगों को परमिशन देने के लिए पीछे पड़े हुए हैं। परमिशन स्थान हमने बना दिया, प्लॉट स्थान बना दिया। खुदा के वास्ते कंपनीज को ग्रो करने दे, खुदा के वास्ते लोगों को इन्वेस्ट करने दे, परमिशन का निजाम खत्म करें, पकड़ दकड़ का निजाम खत्म करें, कंपनियां बड़ी होने दे, लोगों को कंपनियों में जाने दे, हुकूमत सबको सब्सिडी देना बंद करे, इंक्लूडिंग ये जो सोशल प्रोटेक्शन वगैरह शुरू किया हुआ है, लोगों को मेहनत करके काम करने दे। हम बच्चों के पास जाते हैं, सर्वे करते हैं,
बच्चे भी कहते हैं हमें सरकारी नौकरी दे दो, उसके बाद हम चुप करके बैठ जाएंगे। जो सरकारी नौकर है वो कहते हैं कि हमें निकाल लो ना, हम बैठे हुए चुप करके। एक सरकारी नौकर का कॉस्ट आपका करोड़ों रुपए में आता है। खुदा के वास्ते ये चीजें खत्म करते हैं, एक मॉडर्न स्टेट बनाएं। ये मौलवी जो आपको तंग करते रहते रोज, इनको भी बंद करें कि जी इकोनॉमी चलने दें आप। ये जो है रोज एक नया तमाशा खड़ा करते खत्म करें। लेट्स ऑल बिगिन टू वर्क एंड फाइट फॉर आवर कंट्री की इकोनॉमी चलानी, बाकी सब पीछे रह जाएगा अगर इकोनॉमी चल जाए। 8% ग्रोथ आप 10 साल कर लें, आपकी तकदीर बदल जाएगी। आज इंडिया को देखें, इंडिया इतने कॉन्फिडेंस से बात कर रहा है, हमें दंदनाता फिर रहा है। हम क्या करें, पसमानदा मरे हुए लोग हम क्या करेंगे? तो ये हमारी सिंपल सी बात है। मैं डिटेल्स में जा सकता हूँ। इकोनॉमी को खोलें, एग्रीकल्चर में आपने वीट खरीदना खत्म करें, एग्रीकल्चर में स्टोरेज बनने दें। डॉक्टर साहब, इंडिया ने और चाइना ने 1990 की दहाई के शुरू में ये लार्ज स्केल रिफॉर्म्स किए, मैसिव रिफॉर्म्स किए, और वो 15-20 साल लगे उसको ट्रांसलेट होते हुए रिजल्ट्स आने में। आज हम ये ड्रास्टिक किस्म के करेंगे तो ये पता नहीं 10 साल लगे, 15 साल लगे। हमारा जो फॉरेन इमीडिएट क्राइसिस है, इसका क्या करेंगे? देखिए जी, इसका एक ही सोल्यूशन है, इकोनॉमी को चलने दें, लोगों को कंपनियां बनाने दें, लोगों को कंपनियां बढ़ाने दें, लोगों को इन्वेस्ट करने दें। उनको कहें कि जनाब एक्सपोर्ट करें, अपनी कंपनी स्टॉक मार्केट में डालें, एक्सपोर्ट करें, कंपनी स्टॉक मार्केट में डालें, पीआई और जो सारी चीजें हो रही हैं सब स्टॉक मार्केट के थ्रू प्राइवेटाइजेशन करें। ये जो है पीआई हमने किसी सेठ को देनी है, एमसीबी किसी सेठ को देना है, ये बंद करें, स्टॉक मार्केट में डालने। मैगी थैचर ने भी स्टॉक मार्केट में डाला था, वास्लाव क्लाउस ने भी स्टॉक मार्केट में डाला। स्टॉक मार्केट डालें, स्टॉक मार्केट को बढ़ाएं। आप और मैं बजाय प्लॉट लेने का स्टॉक मार्केट की तरफ जाए, पर स्टॉक मार्केट में कुछ होगा तो जाएंगे ना। हमारी स्टॉक मार्केट जो 20% जीडीपी थी, आज 7% ऑफ जीडीपी है। इंडिया की 104% ऑफ जीडीपी है, मलेशिया की 110% ऑफ जीडीपी। यार खुदा के वास्ते कोई अकल को हाथ मारे। परमिशन, दुबई ने अभी परमिशन खत्म कर दी है, 2000 और, दुबई में परमिशन कम थी, उन्होंने 2000 और खत्म कर दी। हम खुदा के वास्ते एक परमिशन ही खत्म कर सकते। हमने ड्रैप में जो किया, परमिशनों के साथ इंसुलिन मिलनी बंद हो गई है। हाईएस्ट डायबिटीज इन द कंट्री इन द वर्ल्ड, उसको इंसुलिन नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि आपने परमिशन का निजाम लगाया। आप कह रहे हैं प्रोडक्टिव चीजों के अंदर जाएं, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जाएं, पर यहाँ जो गवर्नमेंट की प्रायोरिटी वो आ रही है, वो तो दोबारा वो सीमेंट और सरिया, वो कह रहे हैं कि जनाब डिस्ट्रिक्ट लाहौर के अंदर बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बन जाए, रूता बन जाए, कि वो तमाम इन चीज़ों में है। कहीं एक्सपोर्ट या प्रोडक्टिव ग्रोथ का, जिसके ज़रिए डॉलर आए, आपका फॉरेन जो है रिजर्व्स बढ़े, उधर तो कोई पॉलिसी नहीं है। बिल्कुल आमिर साहब, अगर डिस्ट्रिक्ट ये रूडा शुडा ये करना ना, ये गलत बात है। आप और मैं लाहौर को बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। लाहौर में अगर डेवलपमेंट होनी चाहिए, माल रोड शहर के बीच में दुबई बनना चाहिए, हर शहर के बीच में दुबई बनना चाहिए। आप परमिशंस का निजाम खत्म करें, फॉरेनर्स को बुलाए आके इन्वेस्ट करें, वो जो इमार है उसको बुलाए आके इन्वेस्ट करें, पर फिर उनको वो निजाम दें जहां वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये नहीं कि वो इन्वेस्ट करें तो फिर आप पकड़ के बैठ जाए, नहीं हम आपके पैसे नहीं देते, हम आपको रोकेंगे, हम आपको तंग करेंगे। जैसे आज तक अबू धाबी ने खड्डा खोदा हुए लाहौर के बीच में, जो आप रोक के बैठे हुए हैं। भाई वो बिल्डिंग बन जाती तो क्या बुरी बात थी? आप बताइए आमिर साहब, इस्लामाबाद में सेंटोरस बना है और 1 कॉन्स्टिट्यूशन आपने बनाया, दोनों 20-20 साल में बने। उस दौरान में दुबई ने कोई 100 मेरे ख्याल 1000 बिल्डिंगें खड़ी कर दी हैं। हमें बिल्डिंगें भी खड़ी करनी है तो फिर प्रॉपरली खड़ी करें। ये नहीं शहर के बाहर रावी बनाना है, शहर के बाहर बनाना है, बिल्डिंग शहर के अंदर। आप हमेशा कहते रहे हैं कि क्लस्टर शहर के अंदर होना चाहिए, खासतौर पे जबकि आपका इंपोर्ट बिल बहुत ज्यादा हो तो लोगों को लंबा लंबा गाड़ी से ट्रेवल करना पड़ता है और पेट्रोल का खर्चा भी होता है, एनवायरनमेंट भी खराब होता है। शहर के अंदर क्लस्टर्स बनाएं, डाउनटाउन बनाएं, ये आप हमेशा कहते रहे। इस्लामाबाद को भी ऊंचा लेके जाए, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ग्रोथ, पैदल चले, साइकिल पे चले। ये फ्लाईओवर क्यों बना रहे हैं? फ्लाईओवर की जरूरत ही कोई नहीं। आजकल दुनिया ने फ्लाईओवर बनाने बंद कर दिए, आजकल दुनिया ने अंडरपासेस बनाने बंद कर दिए, हम बना रहे हैं। मेट्रो भी बनाने की जरूरत कोई नहीं, बस चलाएं जी, बस सड़क पे चलती होती है। कार पार्किंग चार्जेस हमने उस पर भी स्टडी की हुई है, कार पार्किंग चार्जेस लगाएं। एक मॉडर्न निजाम तो हम अपनाएं ना, मॉडर्निटी चाहते ही नहीं। कार पार्क होती है दुनिया में, कंजेस्शन चार्जेस भी हैं, दुनिया में बस रूट्स भी हैं, दुनिया में पैदल चलने की रूट्स भी है, दुनिया में साइकिलें भी है, दुनिया में इलेक्ट्रिक स्कूटर्स भी हैं, ये सब कुछ। इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी, हमारे पास इलेक्ट्रिक गाड़ी भी नहीं अभी तक आई। हम फिर अपने आप खुद ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं बार बार, और ये हम कुल्हाड़ी मारनी अगर बंद नहीं करेंगे तो हमारा भी खसारा। अगले 3 साल का 75 बिलियन है,
आगे को और भी बढ़ता जाएगा। नहीं, वो हमें जिस तरह आप कह रहे हैं कि अब हम समझ आ गए कि यार ये लॉस वाले जो इदारे हैं इनके से जान छुड़ाए और वो किया जाए, मगर हकीकत ये है कि 2-3 साल से हम बातें बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं, क्लेम बड़े बड़े हैं, मगर कोई मेजर फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई नहीं है। क्यों? हम सब नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी, बिकॉज देखें लोग वहां जाते हैं, जब आप देखें सड़क पे भी मजमा लगता है तो आप खड़े होते हैं, अकेले तो नहीं खड़े हो जाते। जहां जब वो देखेंगे इन्वेस्टमेंट आ रही है, हलचल हो रही है, कुछ हो रहा है तो लोग आएंगे, वरना क्यों आए? आप कह रहे हैं उनको आप पुराने इदारे मरे हुए दे देंगे तो क्यों आएंगे यार? बच्चों वाली बातें छोड़े, अपनी स्टॉक मार्केट में डाले, अपने लोगों को काम पे लगाए। और ये जो पब्लिक वर्कर्स की गारंटी है कि हजारों इदारे खुले हुए यूजलेस इदारे, इनको बंद करें। मैं तो कहता हूँ आप ये कह रहे हैं कि हमारा अपना इन्वेस्टर जब यहाँ के हमारी ग्रोथ में इन्वेस्ट करेगा तो बाहर के लोग आएंगे। बिल्कुल सही। वो क्यों आएंगे, किस लिए आएंगे? तमाशा तब देखते हैं जब लोग खड़े हों, वैसे ही तो नहीं आ जाते एक तमाशा लगाने के लिए लोग। देखिए एक चीज हम सोच, एक और बड़ा फैक्टर है, वो है यहाँ पे माहौल वाला के पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। और ये अभी दोबारा 14 फरवरी से 14 अप्रैल से पता चला है कि दोबारा जलसे जुलूस का सिलसिला शुरू हो रहा है। वो आपस में यहाँ ही नहीं, यही फैसला नहीं हो पा रहा, तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कहाँ से आएगी? मुझे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से इतना मतलब नहीं, इकोनॉमिक पॉलिसी की स्टेबिलिटी तो होना कम से कम। ये मैं IMF को भी क्रिटिसाइज करता हूँ। IMF भी हमसे ज्यादती करती है कि हर साल, हर 3 महीने के बाद मिनी बजट एक दफा बनता होता है, साल में दोबारा नहीं बनता। टैक्स एक दफा लगता होता है 10-15 साल में, टैक्स पॉलिसी रोज नहीं चेंज होती। IMF ने भी गलती की हुई है, बार बार टैक्स पॉलिसी चेंज होगी। हम कहते हैं एक टैक्स पॉलिसी बनाओ सिंपल और उसको चेंज ना करो। नंबर 2, IMF ने गलती की है कि हमें कहा है कि आप एक्सचेंज रेट को रोक दे, एक्सचेंज रेट को जाने दे मार्केट पे। नंबर 2, IMF ने गलती की है हमारे टैरिफ सिस्टम में रेगुलेटरी ड्यूटीज इतना महंगा। आपने रिपोर्ट में ये यूनिफॉर्म टैक्स रेट्स का क्रॉस सोर्सेज ऑफ इनकम ये कहा है कि कर दिया जाए, मगर इसको करने के लिए टैक्स के इतने बड़े बड़े ये पावर लॉबीज को हाथ डालना, रिटेलर्स को, प्रॉपर्टी टाइकून्स को, इसके लिए बड़ी स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट चल रही नजर आती है। आप कह रहे हैं कि पॉलिटिकल का ताल्लुक नहीं है, पॉलिटिकल डायरेक्टली ताल्लुक है डॉक्टर साहब। नहीं जी, देखिए एक चीज है, अगर आप देखिए हमारी कौम ने कितने शॉक्स नहीं सहे। पिछले साल अगर आप देखें गैस की कीमत मेरे ख्याल को 1000-1500% बढ़ी है, कोई कौम ने शोर नहीं डाला। पिछले साल में पेट्रोल की कीमत कोई 200-250% बढ़ी है। एनर्जी की कीमत देखिए हमारी कीमतें बढ़ती जाती है, कौम शोर नहीं डालती। ये हुक्मरान सिर्फ रोते हैं कि कौम शोर डालती, कौम कोई शोर नहीं डाल रही। कौम कह रही है भाई निजाम तो ठीक करो ना। अगर हुक्मरान डरे बैठे हैं 2-4 बंदों से, तो फिर वो कौम के ऊपर तो ना ये बात डाले अपने दोस्तों। डॉक्टर साहब मैं आपसे आई बेग टू डिसएग्री। कौम ने ये जो इलेक्शन के अंदर शोर मचाया है ना, इसी को शोर कहते हैं। शुक्र है अच्छे तरीके से बैलेट के जरिए डाला है, पर सुन कोई नहीं रहा कौम की बात। देखिए जी, मैं तो ये कहता हूँ रिफॉर्म तब आता है जब कौम मांगे। एक मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ कि कौम ने जब इस्लाम मांगा तो मिल गया, कौम ने जब मांगा चेंज तो मिल गया। हम अगर चेंज मांगेंगे कि भाई हमें ये टैक्स के निज़ाम से, परमिशन के निज़ाम के, प्लॉट से निज़ाम से उठना है और हमें बाकायदा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बनानी है, मार्केट इकोनॉमी। अगर मार्केट इकोनॉमी नहीं बनानी तो हम सोच लें सोशलिज्म की तरफ चले। ये जो बीच में फंसे हुए ना इधर के ना उधर के, आधा तीता आधा बटेर, इसमें मर जाएंगे हम। कभी इकोनॉमी चलने नहीं देते। एग्रीकल्चर में एक मार्केट ही, कहीं भी मार्केट ही, वो जब तक आपके मुल्क में मार्केट क्विकली टाइम खत्म हो रहा है। 1, 2, 3 जो टॉप प्रायोरिटीज है फॉरी टॉप प्रायोरिटीज सब परमिशन खत्म कर दे। हमने कहा परमिशन सारी खत्म कर दे, लोगों को काम करने दे, टैक्स पॉलिसी डॉक्यूमेंटेशन को सारा डिजिटाइज कर। वन विंडो, एक जो आए उसको कहो जो करना करो, जो करना है करो भाई, कम करो, बस कहानी मुकी। दैट्स इट, और कुछ नहीं। अच्छा, और डाउनटाउन्स को बनने दें, डाउनटाउन्स को ऊपर जाने दें। ये नहीं कि आपने हर चीज में ब्यूरोक्रेट से परमिशन लेनी है। परमिशन किस लिए लेनी है? अगर सेंटोरस बनता है तो 1 साल में बने, 20 साल में ना बने। अब सब खत्म हो गया। वो सेंटोरस वाले को वो जो है जेल में तुल दिया था। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपको, आइंदा भी आपसे ये जरूरी सवाल सुनते रहेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके कीमती वक्त के लिए। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज।